Hello everyone, welcome back to the channel Medicine My Passion. Myself Meghna and today our topic of discussion is regulation of BP. तो सबसे पहले रेगुलेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बीपी होता क्या है, माने ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है। ब्लड प्रेशर का हम सबको पता है कि स्टैंडर्ड जो एसआई यूनिट जो है वो है पैस्कल। और ब्लड प्रेशर अगर हम जानना चाहते हैं तो वो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर आपको इस बीपी वाले टॉपिक पे अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, तो मैं उस अनुसार वीडियो बना दूँगी। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो रेगुलेशन के हमने लिख रखे हैं जो जो ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है बैरोरिसेप्टर्स। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ बैरोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं एंड में आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगी। तो बैरोरिसेप्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये बफर नर्व्स होते हैं। और इन लोग का काम क्या होता है, इन लोग का काम होता है जो हमारे बॉडी में जैसे ही फ्लक्चुएशन हुआ बीपी का, ये तुरंत उसको सेंस कर लेते हैं और तुरंत हमारे बीपी को नॉर्मल पे ले आते हैं। नॉर्मल माने क्या, अगर 108 माने हमारा नॉर्मल बीपी है 100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। और अगर वो किसी कारणवश, जैसे हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा दिया किसी कारणवश, प्लाज्मा इंट्रोड्यूस करा दिया, मैंने प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दिया पेशेंट को, तो उसका बीपी बढ़ गया, 108 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी चला गया। तो ये सबसे पहले ये जो फिनोमिनन है माने 100 से 108, ये सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ पर होएगा, बैरोरिसेप्टर्स में। तो ये सबसे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद ये क्या होते हैं, इट इज़ द न्यूरल मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ बीपी, अ वेरी रैपिड रिस्पॉन्स, ये हमने देख लिया। अब इसके एक डिसएडवांटेज है और एडवांटेज तो है ही। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है ना, ये अडेप्ट कर जाते हैं। माने क्या कि अगर हमारा बीपी अगर 108 क्रोनिकली उसी पे आ जाता है, माने क्रोनिकली एलिवेट हो जाता है, माने उस इंसान का जो बीपी रहता था वो 100 रहता था, लेकिन किसी कारणवश वो बीपी बढ़ के 120 130 हो गया, या सपोज़ 150 तक चला गया उस इंसान का बीपी। तो अब ये जो है ना, ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। ये सिर्फ फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर्स को ही रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चेंज इन ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं। माने चेंज माने समझ रहे हैं ना, कि जो जैसे अक्यूट कंडीशन में कुछ चेंज हुआ तो ये रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। क्रोनिक कंडीशन कब हो जाती है, जब वो बीपी इंसान का बढ़ा हुआ ही रहता है, तो उसे हम क्रोनिक कहते हैं। क्रोनिकली एलिवेटेड ही रहता है वो बीपी, तो उस टाइम पे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो अभी एडवांटेज इसकी है, अ मिनट टू मिनट कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज़ फैसिलिटेटेड बाय दिस बैरोरिसेप्टर्स। अब इसकी साइट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैरोटिड साइनस इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जस्ट अबव द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। माने जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ना, जब वो बाइफर्केट करने जाती है तब उधर एक साइनस, एक डायलिटेशन प्रेजेंट होता है, कैरोटिड साइनस जस्ट अबव द इंटरनल कैरोटिड, माने जिसके ऊपर ही हमें दिखेगा कि इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी निकल रही है, तो वहाँ पर होती है कैरोटिड साइनस। अब एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द आर्च ऑफ एओर्टा। और कैरोटिड साइनस से जो एफरेंट्स और सेंसरी फाइबर्स है वो किसके थ्रू, किस नर्व के थ्रू पास करते हैं, दैट इज थ्रू द एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम इट जॉइंस द नाइन्थ नर्व। नाइन्थ इज द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ओके। और एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर्स जॉइंस द 10th नर्व और वेगस नर्व। अब हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे कि बैरोरिसेप्टर्स एक्चुअल में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो when the mean arterial pressure is greater than 200 millimeters of mercury, no further increase in the firing of the baroreceptors। तो माने हम समझ ही गए कि अगर 200 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा बढ़ गया अगर प्रेशर, तो बैरोरिसेप्टर्स फायर नहीं करेंगे। अब सोचिए मीन आर्टीरियल प्रेशर किसी कारणवश बढ़ा है उस इंसान का, ठीक है, यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, बैरोरिसेप्टर्स के जाकर वो जो रिसेप्टर्स है उसकी वॉल को स्ट्रेच कराएगा। वॉल प्रेशर बढ़ गया तो वॉल स्ट्रेच हुई, उसके कारण इसकी फायरिंग रेट बढ़ जाएगी। अब ये जो 9th और 10th नर्व हमने देखा था, ये जा रहे थे सेंसरी फाइबर्स, ये 9th वाला मैंने इतना डार्क क्यों किया, क्योंकि जो कैरोटिड साइनस है ना, दे आर 5 times मोर पोटेंट देन द एओर्टिक आर्च बैरोरिसेप्टर्स, तो इसीलिए ये है। उसके बाद ये कहाँ जाता है हमारी ब्रेन में, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस। अब वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं कॉर्डल वेंट्रल मेड्यूला, जो कि क्या होता है, डिप्रेसर एरिया। डिप्रेसर एरिया माने क्या, ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, जिसके कारण रोस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेड्यूला, हमने देखा ये गाबा रिलीज़ करा है। जो रोस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेड्यूला था, जो खुद एक प्रेशर एरिया है, माने जो खुद इंक्रीज़ कराता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो, वो क्या हो जाता है, वो डिप्रेस हो जाता है। इसका काम ही है डिप्रेस, तो ये डिप्रेस ही कराएगा ना RVLM को। जब फायरिंग होगी तो ये जो डिप्रेसर एरिया है वो एक्टिवेट होगा,
और ये डिप्रेसर एरिया के कारण ये जो एक्टिव एरिया है वो इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सोलिटेरियस से डायरेक्ट सिग्नल्स भी जाते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियस एम्बिगस पे, हाँ न्यूक्लियस एम्बिगस पे। तो ये क्या कराता है, इट कंट्रोल्स द पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो टू द CVS सेंट्रल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर ये रहे शॉर्ट फॉर्म्स के माने फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे, CVLM RVLM के, तो देखना होगा तो देख लीजिएगा। अब इंक्रीज, अब इसका रिजल्ट क्या होगा एक्चुअल में, हमने यहाँ पे देखा कि ये जो प्रेशर एरिया है वो इनहिबिट हो गया, माने सिंपैथेटिक आउटफ्लो बंद। ये जो न्यूक्लियस ये डिप्रेसर एरिया था ये स्टिमुलेट हो गया, जिसके कारण ये इनहिबिट हो गया, तो माने सिंपैथेटिक आउटफ्लो तो एकदम ही कम हो चुका है। और उसके कारण अब हमें यहाँ पे देखा न्यूक्लियस एम्बिगस के कारण क्या हो गया, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो भी बढ़ चुका है। तो उसके इन दो चीज़ों के कारण सिंपैथेटिक कम हो चुका है, पैरासिम्पैथेटिक बढ़ चुका है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी और ब्लड वेसल्स जो BP है वो भी कम हो जाएगा। अब हार्ट रेट हमें सबसे पहले डिक्रीज देखने मिलेगा, डिक्रीज इन हार्ट रेट इज़ नोटेड फर्स्ट, वाई, बिकॉज इसमें जो इनर्वेशंस है ना हार्ट रेट की, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों इनर्वेशंस होती है, लेकिन ब्लड वेसल्स पे सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक इनर्वेशन होती है, तो इसलिए हार्ट रेट पहले डिक्रीज होता है और वो हमें सबसे पहले नोटिस होता है। अब दूसरा हम देखते हैं वेजोमोटर सेंटर। अब इसको कौन कौन स्टिमुलेट कर सकता है, वेजोमोटर सेंटर इज़ द RVLM और द प्रेशर एरिया, इट इज़ लोकेटेड इन द लोअर ब्रेन स्टेम एरिया। तो वेजोमोटर सेंटर पे कौन कौन स्टिमुलेट कर सकते हैं इसको, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आ सकते हैं, कीमो रिसेप्टर्स का मेन काम होता है रेस्पिरेशन में काम करना, लेकिन ये भी जब मीन आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है 80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी से, और जब हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका है, CO2 बढ़ चुका है, H+ आयन बढ़ चुके हैं, तब ये स्टिमुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस भी इसको स्टिमुलेट करते हैं। अब हमको पता है कि हाइपोथैलेमस को जो भी स्टिमुलेट करेगा वो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इसको भी स्टिमुलेट करेगा, है ना। तो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस को करता है, तो इसलिए इसको भी करेगा। पेन एफरेंट जॉइंट प्रॉपर्टी रिसेप्टर्स फिर से इसको स्टिमुलेट करेंगे, तो ये हो गया अपना वेजोमोटर सेंटर। वेजोमोटर सेंटर का क्या काम होता है, इसका काम होता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाना। सिंपैथेटिक आउटफ्लो बढ़ाने का माने क्या कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ाना, इसका मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड कार्डियो एक्सेलरेटर फंक्शन हुआ, माने हार्ट रेट और हार्ट की फंक्शनिंग को बढ़ा देगा, एनहांस करेगा, और वेजो कंस्ट्रिक्शन माने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, ठीक है, ये हुआ। अब वो आता है एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स, दीज आर volume receptors and not the pressure receptors, which we have seen before. They are located in the low pressure zones such as atria and the pulmonary vessels. There are two types of atrial stretch receptors, type A and type B, discharge in the atrial systole. Type A which discharges in the atrial systole and type B which discharges in the late atrial diastole. ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई काम नहीं है। तो अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ जिसके कारण BP बढ़ता है, BP जब बढ़ेगा तो एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्ट्रेच कराएगा, वॉल्यूम जब बढ़ गया ना तभी ना स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पर मैंने BP इधर क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही बोल दिया था कि ये वॉल्यूम रिसेप्टर्स है, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगी तब इस पर असर आएगा। तो ये जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रही है एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगी, फिर उसके कारण क्या होगा, ANP माने एट्रियल नाइट्रियोरेटिक पेप्टाइड जो है वो रिलीज़ होएगा, वो क्या कराएगा, वो सोडियम को एक्सक्रीट आउट कराएगा, और जिसके कारण अपना BP जो है वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। अब इसके इनडायरेक्ट माने क्या काम होते हैं, ये डिक्रीज़ कराते हैं ADH को, जिसके कारण क्या होए, डायूरेसिस होए और ब्लड वॉल्यूम वापस नॉर्मल और BP भी नॉर्मल आ जाए, वेजोडायलेशन हो, टैकीकार्डिया होता है। क्यों होता है टैकीकार्डिया, बिकॉज द एट्रियल स्ट्रेच रिसेप्टर्स व्हेन दे आर स्टिमुलेटेड दे इनहिबिट द वेगल एक्शन ऑन द SA नोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज़ द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। हम सबको पता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल माने लॉन्ग टर्म माने बहुत माने कुछ दिन लग रहे हैं। जैसे हमने देखा था बेरो रिसेप्टर्स, वेजोमोटर सेंटर, ये इन लोग का क्या काम है, ये लोग का काम है इंस्टेंट जैसे ही चेंज हुआ, एक्यूट माने कोई भी चेंज हुआ तो ये लोग रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो ये होता है बाई किडनीज, लॉन्ग टर्म कंट्रोल इज़ बाई किडनीज, दे प्रोवाइड द इनफाइनाइट फीडबैक गेन, माने ये पूरा का पूरा ही उस BP को नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। बाई द RAS मैकेनिज्म विच इज़ द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, दिस causes decrease in blood pressure due to which renin increases. This converts angiotensinogen which is produced in the liver to the angiotensin 1. Angiotensin 1 is ultimately converted to angiotensin 2.
एंजियोटेंसिन 2 का काम होता है सॉल्ट्स को ऑब्जर्व करना, वाटर को कंजर्व करना, सॉल्ट्स और वाटर को कंजर्व करके रखना, माने रीअब्जॉर्ब करना टिब्यूल से, किडनी टिब्यूल से। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है फिर जो ना फेसिक्यूलेटस से ये रिलीज़ करवाता है एल्डोस्टेरॉन की, और एल्डोस्टेरॉन का क्या काम होता है अल्टीमेटली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, और फिर इसके कारण क्या हो जाता है कि ब्लड वॉल्यूम हमारी रिस्टोर हो जाती है और ब्लड प्रेशर वापस से इंक्रीज़ हो जाता है। सो that is all about this video, guys. If you like this video, then please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel, and thank you.